हल्के राम। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने बात काटते हुए इस विनम्रता से कहा कि उसकी ओर विशाल देखता ही रह गया। इस आदमी की छोटी छोटी सी आंखें, आंखों में गिलापन, चेहरे पर तरलता से भरी हुई नदी ठहरी हुई लगती है और वो विनम्रता से भरा हुआ है। बोलते हुए उसका अंदाज ऐसा लगा कि आप जो चाहे वो सजा दे, लेकिन इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन किसी के सरनेम नाम की चीरफाड़ नहीं करना चाहिए। विशाल उसे एकटक देखता रहा कि वो कौन सी बात हुई जो इस आदमी को नागवार लगी कि उसने ये फैसला सुनाया। विशाल को समझ नहीं आ रहा था। वक्त निकल गया, लेकिन इसे कौन सी बात चुभी। जब ये पता नहीं चल पाया तो उसने वक्त को बातों के साथ वापस किया। रूप रंग आकार से लगता है वो झोपड़ी है जो दरिद्रता से भरी हुई है, लेकिन वह एक दुकान है। सड़क पर चलने वाले को पता नहीं चलता कि वो दुकान है। जो पहले से जानता है वही जान सकता है ये दुकान है। इसका कोई दरवाज़ा नहीं, सड़क से सीधे बरामदे में पहुंच सकते हैं। झोपड़ी अर्थात दुकान के भीतर जाते ही दो खटिया रखी हुई दिखती है। आधी दीवार प्लेटफॉर्म बन गई। उस पर बिक्री योग्य सामान रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो चूल्हा जल रहा है। लकड़ियां अनबने ढंग से जल रही थी। कोई आगे तो कोई बीच में किसी को चूल्हे के मुहाने पर रखा हुआ है। लकड़ियां लंबी है, उम्र के आखिरी पड़ाव वाली, कोई बुजुर्ग हो जैसे। गौर से देखने पर पता चलता है कि लकड़ियां रखने वाले ने बेहद संजीदगी से योजनाबद्ध रूप से चूल्हे में डाल रखी है। किसे कितना जलना है और किसे गर्म होना है ये तयशुदा है। लोहे की मोटी काली कढ़ाई में उबलता हुआ तेल इंतजार में है। तेल में जो डाला जा रहा है वो क्या हो सकता है, विशाल ये जान नहीं पाया। तलने वाले आदमी के पास एक बड़ी थाली में बहुत सारे समोसे रखे हुए हैं। समोसे से छोटे आकार का क्या हो सकता है, विशाल पूछना चाह रहा है और नज़र चारों तरफ घुमाई ताकि कोई पहचान का सिरा मिले। नज़र उठाते ही भजिए दिखे। सवाल की बजाय मुंह में पानी आया। पीले रंग में झांकती हुई हरी मिर्च ने उसकी ज़बान गीली कर दी। गीलापन इतना कि होठों पर उसकी एक परत चढ़ानी पड़ी। तराजू नहीं है। फटे हुए अखबार के पास जलेबी है। भरी दोपहर में जलेबी। जब समझ नहीं पाया तो इधर उधर देखने के बाद कढ़ाई पर नज़र टिकी। हार मानकर विशाल ने तलने वाले आदमी से पूछ लिया, ये क्या तल रहे हो। तलने वाले की निगाह कढ़ाई में उन्हें पलटने में लगी हुई है। तलता हुआ एक अटक रहा था, उसे ठीक करते हुए वो आदमी बोला, गुजिया मीठी। वो विशाल की अनभिज्ञता जान चुका था। डिटेल बताते बताते अचानक रुका, जैसे वो जान गया कि वो इस आदमी को भी जान गया है। कोई एक नाम किसी को परिभाषित करता है और गुजिया के मायने विशाल जान चुका है। तलने वाले जानते हैं, बाहरी आवरण को तल दो तो भीतर का पकता है। आवरण से पता चल जाता है कि कच्चा है या नहीं। विशाल ने उसके चेहरे को देखा और चुप हो गया। मान लिया कि अब इस उबलते तेल में जो झाग है, जिसके कारण गुजिया की पहचान मुश्किल थी, बोलने के बाद साफ हो गई, तो उसने कहा, स्वेटर क्यों पहन रखा है। सवाल अनपेक्षित था। भजिए, समोसे, गुजिया, गुटके की दुकान में अखाद्य सवालों के बीच में स्वेटर का सवाल करने के बाद विशाल को खुद अटपटा लगा। उसे भी लगा। वो बोला नहीं, उसने सवाल को तल दिया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके थे। जोड़ तोड़ की सरकारों की बात फटे हुए अखबार में नहीं थी। उसने स्वेटर, सवाल, गठजोड़ सरकार पर ध्यान देने की बजाय कल रात की बारिश में गेहूं की फसल के नुकसान को याद किया। अध मार्च की बारिश ने मौसम को बिगाड़ दिया।
मौसम आदमी की तबीयत बिगाड़ देगा। समाचार सवाल का क्या है, आते जाते रहते हैं, जबकि इस मौसम के खिलाफ ये स्वेटर था। विशाल के दिमाग में इसकी बजाय यह बात आग की लपट बन गई कि आग के करीब होते हुए स्वेटर क्यों पहना। सवाल ये को समझ नहीं आ रहा कि क्या लाल आग का भरोसा नहीं रहा। विशाल ने उसे देखा, उसमें आग नहीं दिखी। चुप्पी घुन्नेपन की तरफ धकेल रही है। उसकी खामोशी को कोई सुन नहीं पा रहा है और वो तेल में गुजिया को आगे पीछे कर रहा है ताकि कोई अधपकी न रहे। उसकी उम्र पकी हुई है, सिर से बाल गायब है, चेहरे पर झुर्रियाँ सवार है। तोंद ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लिया है। उसकी कुर्सी का बीच वाला हिस्सा टूटा हुआ है, उस पर गुदड़ी डली हुई है। उस गुदड़ी पर धुएं के साथ तेल की चिपचिपाहट है। समोसे गरम है? विशाल के पूछने पर उसने हाँ कहते हुए मुंडी हिलाई। उसने बातचीत की संभावना समाप्त की, लेकिन विशाल ने सवाल जारी रखा, कितना बिक जाता है? उसने कुछ नहीं कहा। अब वो बोलेगा नहीं, महिला ये जानती होगी, इसलिए उस महिला ने कहा, कोई हिसाब नहीं, कब कितना बिके, कभी बिके कभी नहीं बिके। जब सब चुप हो जाए या बोलने में अटकने लगे तो किसी को ज़रूर बोलना चाहिए। यह बात वो महिला समझती है जो दुकान चला रही है। जब सब तरफ खामोशी हो जाए तब बोलना और बताना चाहिए, ये उसकी आंखों से झलकने लगा। तो भी कितने का धंधा हो जाता है? अब तेल ही देखो, बाजार में 80-84 का मिले, खुले में और बेसन। तभी एक ग्राहक को गुटखे का पाउच बेचा और रुपए वापस करने में वो लग गई। तेल के दाम से तय है कि ये मिलावटी है, वरना बाजार में 150 से ज़्यादा भाव वाला तेल है। कितने का है गुटखा? सवाल सुनकर वो महिला मुस्कुराई और बोली, 5। विशाल को लगा वो उसका भरोसा हासिल नहीं कर सका या उन्हें सवाल ना समझी से भरे लग रहे हैं। विशाल गंभीर है, वास्तविक रूप से जानना चाह रहा है। तभी ये भजिए ने सवालिये का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए इस द्वंद्व से बाहर निकाला। विशाल बोला, ये भजिए क्या हिसाब से बेचते हो? 5 के 50 ग्राम। और कचौरी? 5 की 1। मतलब कुछ भी लो, सबके दाम एक जैसे। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात हो गई। इस बात पर वो पुरुष हंसा नहीं। विशाल मुस्कुराया और महिला मुस्कुराई। उसकी हंसी उसके चेहरे के साथ आंखों में चमक रही थी कि लगा बता रही है उस उम्र दराज लगने वाले आदमी की उम्र उतनी नहीं है जितने का अंदाजा लगाया था, लेकिन वो उस उम्र की मोड़ से जार चुका है। हाल फिलहाल चुप है। उस वक्त उस महिला ने लकड़ी की पतली लंबी डंडी निकाली। कढ़ाई की झाग में से गुजिया को डंडी से पलटने लगी, जैसे उसे पता हो कि कौन सी गुजिया पक नहीं रही, किसे पलटना है, किसे जलने से पहले बाहर निकालना है। वो जानती है किसको उसकी ज़रूरत है। दरअसल इसी मोड़ पर उस तलने वाले से विशाल ने पूछा था, आपका नाम क्या है? और देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा था, चिरंजी लाल। विशाल का मोबाइल बजा और वो हलो हलो शब्द उसने कई बार बोला। उसको उधर से आवाज़ नहीं आ रही थी। कनेक्ट होने के बावजूद सुन नहीं पा रहा था कि उस हलो हलो में चिरंजी का नाम सुन नहीं पाया। नाम सुन लेता या इस वक्त विशाल अगर उस महिला से बात करता तो बात आगे बढ़ सकती थी। उस महिला से बोलने की बजाय उस आदमी से बात करने लगा जिसने अपना सारा ध्यान तेल में लगा रखा था। एक बेमतलब का सवाल किस तरह से बातचीत को असहज बना देता है, ये दिखने लगा था। चिरंजी का मतलब क्या होता है?
बेहद संजीदगी से जानने और बातचीत का सिलसिला शुरू करने की गरज से विशाल कुछ कहने ही वाला था कि उसके साथी ने फिर पूछा था। चिरंजी लाल ने जवाब नहीं दिया। सारी गुजिया कढ़ाई में डल चुकी थी और जो पहले वाली थी उसकी जगह पर नई वाली आई। इस उपक्रम में चिरंजी लाल लगे हुए थे। तभी उस खाली वक्त को उस तीसरे ने हथिया लिया जिसकी दाढ़ी खिचड़ी है। वो बोला, सरदार चिरंजी। और वो बोलते बोलते जोर से हंसा। विशाल की मोबाइल की घंटी बजी तो विशाल ने मोबाइल कान से लगाया और ठीक उसी वक्त चुप बैठा विशाल का साथी बोला, बोलो चिरंजी, क्या अर्थ है? सरदार और चिरंजी क्या घालमेल है? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। नहीं देखा। तब फिर बोला विशाल का साथी, सरदार हो नहीं, चिरंजी लगते नहीं हो, मामला बड़ा गड़बड़ है। वो हंसा लेकिन कोई भी हंस नहीं सका। विशाल मोबाइल लेकर इधर उधर चलने लगा कि मोबाइल चले। विशाल और चिरंजी लाल के बीच टूट चुके संवाद के इस वक्त में जिसने हस्तक्षेप किया था वो विशाल की तरफ देखता हुआ बोला, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खामोशी उस माहौल में जिज्ञासा से आकार तनाव का लेने लगी। विशाल को लगा उसने ऐसा क्या कहा, आवाज़ या अंदाज क्या ऐसा था। इन दोनों सवालों के जवाब में उसे कुछ नहीं मिला। निशब्द हो गया कि इस दुबले पतले आदमी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल विशाल उस वक्त मोबाइल में था जब उसके सहयोगी ने हंसी ताने के साथ कहा था। विरोध करने वाले उस आदमी की आंखों के भीतर कई जाले जैसी चीजें दिखने लगी। आंख के आसपास का मांस सिकुड़ने लगा। उसकी ऊंचाई 5 फीट से बहुत कम है। उसे एहसास हुआ कि जो सवाल उसने दागा है उसका नतीजा है खामोशी। तो उसने कहा, गलत बोला? नहीं, कहाँ रहते हो? विशाल ने बिना जाने समझे तपाक से कहा, यहीं। उसने हाथ ऊंचाकर गांव की तरफ देखते हुए कहा, जिसे कुछ ही घरों के ऊपर से छलांग लगाते हुए बताना चाहता हो। वो चाहता है कि उसका हाथ डंडाकार हो जाए। जब नहीं हुआ तो हथेली को जमीन की तरफ किया। किस गांव के हो? इसी। और विशाल को इसी गांव का नाम नहीं मालूम। किसी जगह लिखा हुआ नहीं है गांव का नाम। गांव बोले तो गांव, उसका कोई भी नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव का नाम। गांव की बात को छोड़कर उसने कहा, क्या करते हो? जी, काम मिल जाए। और कोई काम है कि मिलता नहीं। वो हंसना चाहता था। इस चाह में उसकी हंसी उसका साथ नहीं दे रही थी। विशाल हंसे तो शायद उस आदमी की हंसी का सिलसिला शुरू हो, लेकिन उसके पास हंसी नहीं थी। उसके पास कुल जमा बची हुई हंसी खर्च हो गई और हासिल कुछ नहीं हुआ तो उसे अपने अकेले होने का एहसास अपराध के साथ हुआ। तभी वो खिचड़ी वाला बोल पड़ा, कछु न कछु काम मिल जाई। विशाल ने उसे अनसुना करना चाहा। उसकी उम्र उन दोनों से ज़्यादा है। तभी उस हंसी वाले दुबले पतले ने कहा, कोई मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। वो मास्टर कहता है पहले टीसी लाओ। अब कहाँ से लाऊं? अपराध बोध के संदूक से अचानक एक अलग सा सवाल निकला। कहीं बाहर गए थे क्या? विशाल को उससे बात करने का मन हुआ, इसलिए संजीदगी से बोला, कोटा पत्थर काटने 3 साल हो गए, अब वापस आ गया हूँ। कोटा में स्कूल जा नहीं पाते बच्चे। बात तो ये है कि न तो कोटा में पढ़ा सका और न यहाँ। वो रुक गया। विशाल चुप था कि ये डिटेल बताए। फिर वो बोला, उस मास्टर से बोला मैंने कि मेरे बच्चों का
एडमिशन नहीं दे रहा तो मत दे, लेकिन बैठने तो दे। 2-4 अक्षर पढ़ लेंगे। वो मास्टर फिर भी नहीं मानता, बैठने भी नहीं देता है। बोलता है पहले टीसी ला, वो स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। अरे जब स्कूल से सर्टिफिकेट मिला ही नहीं तो कहां से लाऊं? और कोटा में एडमिशन क्यों नहीं दिया था? इस गांव का स्कूल छोड़ा तो स्कूल ने टीसी नहीं दी थी। स्कूल वाले तब बड़े प्यार से टालते समझाते रहे। मास्टर बोलता रहा टीसी दे दूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, सवाल जवाब होंगे, बच्चा स्कूल छोड़कर क्यों गया। मास्टर ऐसा बहुत कुछ बोलता गया तो मैं चुप हो गया था। उधर कोटा वाले सफा बोले पहले टीसी लाओ, रिजल्ट बताओ, और तो और रहने का प्रूफ भी बना ही नहीं था। तो कोटा में एडमिशन मिला नहीं। वहां चुप बैठ गए थे। पराए वतन में किस किस से लड़े, बोलो। समझ ही नहीं आए। जो कागज हमारे पास है ही नहीं तो कहां से ला कर देंगे टीसी। उसकी बातों से पता चला कि इस गांव से कोटा आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए आधी उम्र लग जाएगी। प्रदेश की सीमा बदल जाने से इंसान की पहचान खो जाती है। गुम पहचान की तलाश में थका हुआ आदमी बोल रहा है, अपने गांव में पहचानते तो सब है लेकिन रिकॉर्ड से बाहर हो गए। उसके बोलने से विशाल को लगा और बोला जा सकता है। उसे मुद्दा समझ नहीं आया तो फिर बोला, कोटा जाने से पहले कहाँ पढ़ते थे? विशाल समझना चाह रहा है कि अगर यही पढ़ता था तो फिर टीसी की जरूरत क्या है। पहले नहीं दी तो अब क्यों मांग रहे हैं। जेही इसी स्कूल में, यहाँ से स्कूल नहीं दिख रहा है लेकिन ये पक्का है इसी गांव के स्कूल की बात कर रहा है। उसका गुस्सा आकार लेने रहा है। आवाज तल्ख होती जा रही है और विशाल के दिमाग में उस मास्टर का नियम के खिलाफ जाने की वजह जानने का मन हुआ, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। गैप होने के बाद उम्र के हिसाब से एडमिशन दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, सोचा। तभी खिचड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, कहाँ से आए बाबूजी? विशाल ने उससे कहा, बताता हूँ, अभी आप रहने दो, इनको बताने दो। उस दाढ़ी वाले आदमी ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढका और घुटने में सर धंसा लिया। उसकी ओर देखे बिना बात का सिलसिला बरकरार रखते हुए विशाल ने कहा, ये बताओ आपका नाम क्या है? हल्के राम। हल्के राम ने अपना नाम बताया। चुप हो गया। विशाल राजगढ़ से जाने के लिए तूफान गाड़ी से उतरा था, जो यात्रियों को ढोने के काम आती है। तूफान का पहिया पंक्चर हो गया था और स्टेपनी नहीं होने से पंचर बनवाना जरूरी होने से वे रुक गए थे। यहाँ सड़क से दूर एक पक्के मकान की दीवार पर लिखा हुआ है, यहाँ पंचर जोड़ी जाती है। इसके नीचे एक खिड़की है जिसके नीचे गेरू से लिखा हुआ है 17230-1-20-17। इसका मतलब था कि पोलियो की 2 बूंदें इस घर के भीतर बच्चे को पिलाई गई है। घर बंद है। जिसकी दीवार पर पंचर और है का स्वरूप बदल गया है कि शब्द पोलियोग्रस्त हो गए। यहाँ बिजली नहीं होने से हवा भरने की मशीन बंद है और इसलिए इस झोपड़ी उर्फ दुकान में वक्त बिताया जा रहा है। विशाल संविदा पर सरकारी नौकरी कर चुका है और फिलहाल एक एनजीओ में काम कर रहा है। एक अनमने सफ़र के इस पड़ाव में वो क्या बताए, कहाँ से आया, क्या करता है। विशाल को ये बताना गैर ज़रूरी लगा। तभी हल्के राम अचानक से बोला, मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई।
पहचान की मांग का दर्द था या किसी अंधेरी सुरंग की यात्रा की निराशा की लगा वो टूटा हुआ है। क्यों? बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव में वोट नहीं दे सकता, राशन की दुकान से गेहूं चावल नहीं खरीद सकता, मजूरी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहता हूँ, सच कहता हूँ, जिंदगी बेकार हो गई है। किसने कहा? दिमाग में उसकी बीवी थी, बाप था, मास्टर था, ग्राम पंचायत का सचिव, सरपंच था। कौन था वो जिसने उसे बताया कि उसकी जिंदगी बेकार हो गई? क्या उसने खुद को बताया? विशाल उसे गौर से देखने लगा। विशाल अपने बारे में सोचने लगा। मुझे पता है कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा। मालूम है मैं बेकार हूं। कम से कम मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे। अभी तो बहुत है, जिंदगी बेकार नहीं गई, चली गई। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। हल्के राम को कोई कंधा मिलता तो वो नदी में बहा देता। कितनी उम्र है? 40। आपको किसी ने ऐसा बोला क्या? पता है मुझे, बेकार। उसने गर्दन हिलाई कि लटक गई, पता ही नहीं चला। वो इस दुकान या झोपड़ी के मुहाने पर बैठ गया। उसे लगा लड़खड़ा गया तो गिर जाएगा। वो बैठ गया। हवा ठंडी हो गई थी, उसके चेहरे पर सवार थी। विशाल के भीतर उदासी लड़खड़ाते हुए आई। विशाल को भी लगा जिंदगी बेकार चली गई। उसके पास अब कुछ नहीं था कि उसे सहारा देने वाली बात कर सके। कोई नौकरी, कई शहर छोड़ा हुआ आदमी चुप हो गया। शब्द से बेरोजगार विशाल झोपड़ी देखने लगा। जब झोपड़ी बनाई होगी तब बनाते वक्त रहने का सपना था या दुकानदारी करने का इरादा? विशाल की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अपने आप से बात करते हुए लगा कि वो किसी टीवी चैनल का एंकर बन गया है, जिसका उद्देश्य बेमतलब के वाक्यों से वक्त का पेट भर कर फैलाना होता है। समाचार के नाम पर फालतू बातों को पालतू बनाने की होड़ में निरर्थक बात बहस हो जाती है। इसलिए उस स्वेटर वाले ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। वो अपने काम में डूब गया या फिर गर्म तेल की कढ़ाई में खुद को उबाल रहा है। उसने अपने मन के, अपने जुबान के सारे रास्ते बंद कर दिए। उससे दूसरी बार बात शुरू करने के लिए विशाल के पास शब्द नहीं है। इसलिए उसने दुकान के आखिरी हिस्से पर नज़र घुमाई। वहाँ कढ़ाई में गुजिया निकालकर वो स्वेटर वाला चाशनी में डुबा रहा था। चाशनी में लाल रंग था। लाल रंग की जलेबी है, उसी में इसे डुबाया। कुछ लोगों ने समोसे खरीदने शुरू किए। विशाल का मन भजिए खाने का हो रहा है, लेकिन पेट इनकार कर रहा है। तभी साथ वाले बुजुर्ग जैसे आदमी ने कहा, गर्मा गर्म समोसे अच्छे लगते हैं, ठंडे होने पर मज़ा नहीं आता। इस बात ने विशाल की उदासी कम नहीं की। उसने फिर हल्के राम से कहा, कोटा में कितनी मजदूरी मिलती थी? 250 रोज। घरवाली को 200। कोटा से वापस गांव क्यों आए? विशाल को लगा वो खुद से कहना चाह रहा है, क्यों नहीं लौट जाता अपने शहर। काम बने नी, पत्थर टूटे नी, पी पी के कितना काम करे। आज पी है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनत्व से भर गया था विशाल का मन, और इसी वजह से हल्के राम ने बेहद सहजता से कहा, हाँ। हल्के राम बारीक लकड़ियों को 3-4 इंच की साइज में तोड़कर जमीन में गाड़ते हुए बोलते जा रहा है। कितने की? विशाल की मुस्कुराहट में जिज्ञासा थी। 20 की। आपसे क्या छिपाना। हल्के राम खुल गया।
विशाल की उदासी ले गया। एकदम हल्का महसूस किया विशाल ने। इतना भरोसा जताना विशाल को निहाल कर गया। उसी रो में उसने कहा, बड़ी सस्ती है, 20 में कितनी मिलती है? 100 ग्राम, जितनी बंजारे बनाते हैं कच्ची। ये तो कम है, हंसते हुए विशाल ने कहा। बहुत है, ज़्यादा पी लूँगा तो चूल्हा हड़ताल कर देगा, कामकाज ठप हो जाएगा। सब सब देखभाल करके सोच समझ के पीना पड़ता है। रोज रोज नहीं पीता, इतनी औकात नहीं है मेरी। जब ज़्यादा गम हो तब मार लेता हूँ। वो नज़रें मिलाने के बाद ज़मीन की तरफ देखने लगा। उसके बोले हुए औकात और गम ने उसे और विशाल को हिला दिया। वो चंद पहले हंसी में बात हो रही थी, वो वापस अटक गई, जैसे जिंदगी हो गई। चुप्पी कब आई पता ही नहीं चला। तो उस समय वो खिचड़ी दाढ़ी वाला फिर बीच में बोला, इतना मत बोला कर हल्के, और हल्का हो जाएगा। बोलने दो, विशाल ने खिचड़ी दाढ़ी वाले से कहा। उसका यूं बीच में बोलना विशाल को खटक रहा है। उसने हल्केराम के शरीर को देखा। वो बेहद दुबला पतला है। उसकी शारीरिक हालत बता रही है कि वो बीमार है, कुपोषित है, गमज़दा है। उस दाढ़ी वाले का अंदाज बता रहा था कि उसने ज़्यादा पी रखी है और खुद को संभाल नहीं पा रहा है, जबकि हल्केराम ने या तो कम पी है या उतर रही है। वो संयत है, सब चुप है। चाशनी से निकाल कर गुजिया अब उस मिट्टी के प्लेटफॉर्म पर रख दी गई है। इस दौरान गुटखा ही बिक रहे हैं। कचौरी, भजिए, जलेबी को किसी ने नहीं खरीदा, सब एक भाव होने के बावजूद। कई ग्राहक आए और गुटखा ले गए। बेकार होके जिंदगी खत्म हो गई, खत्म। अपना तो सब कुछ खत्म हो गया। अब बस लगता है बच्चों के लिए कुछ करूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया तो खुद मर जाऊंगा या बच्चों को खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में पानी नहीं रुक रहा है। हल्केराम से विशाल ने कहा, अभी तो तुम्हारी उम्र 40 है, बहुत बाकी है जिंदगी। विशाल को यकीन हुआ कि उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। विशाल को अपनी बाकी बची हुई जिंदगी पर भरोसा नहीं है। कब मर जाऊं पता नहीं, फिर यह तो थक गया है अपने तन से और बचा नहीं है मन। क्या कहूं नहीं जानता, कुछ नहीं बोलता विशाल, और चुप हो जाता है कि गुटखा बेचने वाली कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। उस स्वेटर वाले का पक्का इरादा है कि वो चुप रहेगा। खिचड़ी दाढ़ी वाला बोलना चाह रहा है लेकिन उसे कोई बोलने नहीं दे रहा है। जो चुप है उनको सुनना चाह रहे हैं कि विशाल स्कूल वाली बात फिर से शुरू करता है। माठ साहब को पता है तुम्हारे बच्चे 3 साल पहले यहीं पढ़ते थे? हाँ, उनको सब पता है। बड़ी वाली मेघा है और बेटा मिलिंद है। वो तो बोले दोनों की चाइल्ड आईडी भी लाओ, और पंचायत मंत्री बोले तुम्हारा नाम गांव से काट दिया गया है। अब अगले साल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगा, फिर आईडी बनेगी, फिर एडमिशन मिलेगा कि नहीं नहीं पता। सबूत चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। वो सब तो स्कूल में है और मेरा घर गांव में होके भी अब 6 महीने रहने के बाद फाइनल होगा। इसके बाद निवासी का जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, फिर तब बोलेंगे बच्चों को की उम्र ज़्यादा हो गई। अब किस लिए पढ़ाई? हार चुके आदमी को भरोसा देने के लिए विशाल ने कहा, लेकिन नियम तो यह है कि उम्र के हिसाब से क्लास में एडमिशन दे देना चाहिए। टीसी तो ज़रूरी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे एडमिशन, कोई और बात तो नहीं? कुछ उल्टा सीधा गुस्से में तो नहीं बोला? सच्ची ईमान से बोल रहा हूँ। हर बार हाथ जोड़े, भाव पड़े, बहुत बार,
और वो बोले मैं क्या करूं, कायदा है। सरकार ने नहीं लिखा है कि टीसी ज़रूरी है, नहीं लिखा है कि आईडी आधार ज़रूरी है। मास्टर ऐसा बोलते हैं। बोले कि स्कूल अगले बरस खुलेगा तब देखेंगे। और ऐसा बोल के मेरी तरफ देखते हैं। फिर क्या बोलूं। 5-6 इंच वाली लकड़ी से ज़मीन खोदते हुए फिर बोला, सच्ची कसम खाता हूँ एडमिशन होने पर दारू नशा सब छोड़ दूंगा। एडमिशन दिला दो साहब, वरना मेरे बच्चे मेरे जैसे मजदूर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, बच्चों को मजदूर बनाना नहीं चाहता। मैं जो काम मैं करता हूँ वो मेरे बच्चे नहीं करे, बस इतना चाहता हूँ। सब चुप है। हल्के राम की आंखों में आंसू है। एक इरादा है, ढेर सारा दुख है। एक बड़ा सपना है, एक अपनी दुनिया है, और सब उसके आसमान तले बैठे हैं। कोई बोलता नहीं कि जान गए हल्के राम को। इस चुप्पी को तोड़कर फिर बोलता है हल्के राम, स्कूल में सब बच्चों को नुक्ति का लड्डू मिलता है, 15 अगस्त को मेरे बच्चों को नहीं मिलता। बच्चों पे क्या गुजरती है। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम। मुझे मालूम है क्या सोचते होंगे मेरे बच्चे। और सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं मालूम मेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी। बात नुक्ति के एक लड्डू की नहीं है। वो मास्टर क्यों नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़े। आपको मालूम है? नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं। मेरे को मालूम है, सब मालूम है। कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे पढ़े। और एक बात बताऊं, मैं चाहूं तो उस मास्टर को ही ख़त्म कर सकता हूं। ये बात मास्टर भी जानता है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं करूंगा। किस किस को ख़त्म करूं, किस किस को। हल्कराम ने लकड़ी को ज़मीन पर इस तरह खड़ा किया कि विशाल को लगा सबसे बड़े कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया हो। सब हक्के बक्के रह गए। हत्या का विचार हत्या सा लगता है कि तभी गुजिया कचौरी बेचने वाली महिला सामने आई। बोलने लगी, सुन हल्कू, उठ, स्कूल चल। अब देखते हैं जमाने को। मास्टर कैसे मना करता है। तू चल। वो नहीं माने तो शिकायत करेंगे। बच्चे तो पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे। वो इस तरह से आई और बोली कि लगा ये इतना गर्म उबलता हुआ तेल है, जिसमें कुछ भी डालो वो उसे तल देंगी। कहानी खत्म। ये सुलगन के भीतर की कहानी है। और जो कुछ लिखा गया है, शैली जी शुक्रिया, सुभाष चंद्र जी। आईडी, सबूत, जाति और वर्तमान बिल्कुल ज़रूरी है। धीरेश बिल्कुल सही बात है। हनीफ जी, संवेदना का ज्वार। हत्या का विचार हत्या सा लगता है। सीमा जी। सईद जी, वास्तव में कैसे कैसे सरकारी चोचले है, हद है। और नहीं पढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी कितनी स्थितियों से गुजरा, सईद कह रहे हैं, कितनी ऐसी झोंपड़ी में बैठा। ऐसी कहानी कभी नहीं आई जहन में। ये कहानीकार की संवेदनशीलता का परिचायक भी है। श्वेता जी, हल्केराम कहानी अपने जीवन के किस अनुभव से प्रेरित है? हल्केराम एक वास्तविक कैरेक्टर है, एक सच्ची कहानी है। हल्केराम से मुलाकात है। हल्केराम का तकलीफ़, हल्केराम की दर्द, सारा का सारा एक हकीकत है। वो जो पात्र इसके भीतर है, वो सारे के सारे पात्र हकीकत है। और वो जो गुस्सा, जो आक्रोश और जो परेशानियां हैं, जो सिस्टम की दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी हकीकत है। ब्रजेश जी नमस्कार। दीपक जी, महेशराम साहब, सरकारी मकड़जाल हर आदमी को साफ कर पाता है। अवधेश जी, मेरे प्रिय कथाकार,
आपको सुनना है। सरकारी जाल जंजाल की खबर ली है। तबस्सुम जी, नेटवर्क प्रॉब्लम, पता नहीं कहानी आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। बहरहाल कैलाश जी को आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। मेरे हम नाम हमारे साथी कथाकार गीता श्री जी चुपचाप सुने जा रही थी। अब कुछ कहेंगे। देवदत्त जी नमस्कार। और बहुत सारी बातें हैं। कोई और सवाल? प्रज्ञा जी कह रही है कि इंसान का होना दस्तावेजों का मोहताज है। बहुत मार्मिक कहानी, लेकिन सकारात्मक अंत की ओर ले जाती है। मैं इस कहानी पाठ को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ।